नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी पीआरटी वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना है। तो हम आज की वीडियो में आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सीटी वाला जो एग्जाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले जो आपके एग्जाम के लिए हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। सभी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है 1858 में पहले हरियाणा जो है ये हिस्सा था दिल्ली का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या पश्चिम पाकिस्तान का। तो 1858 में पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो क्योंकि 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा बना था ये अलग हुआ था, तो इनसे पहले जो है ये पंजाब का ही हिस्सा था। तो पंजाब का ही भाग था, और भाषा के आधार पर जो अलग हुआ था, क्योंकि ये पंजाबी बोलते थे और हरियाणा वाले हिंदी बोलते थे, तो ये भाषा के आधार पर अलग हुआ था। और इनसे पहले, पंजाब से पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले फिर ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश का कब? 1833 की अगर हम बात करें तो उस समय ये उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो ये कौन सी समिति है जिन्होंने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता समिति थी, मंडल समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, या पी.के. थुंगन समिति थी। तो इस समिति का जो नाम है ये क्या था? और सरकारी निकाय को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी और ये करने वाली थी पी.के. थुंगन समिति। तो पी.के. थुंगन समिति तो इसने की थी वर्ष 1989 में। कब? वर्ष 1989 में स्थानीय सरकारी निकाय को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया है? बनारसी दास गुप्ता ने, चौधरी छोटूराम, चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला ने। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर इनमें नहीं है, नहीं काम नहीं किया है। कौन से वाले हैं? तो ये जो छोटूराम जो है ये वाले, तो ये नहीं थे। और ये आप यहाँ पर इसमें देख भी सकते हैं कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं हरियाणा में। तो सबसे पहले जैसे भगवत दयाल शर्मा थे, 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक, ये साल हरियाणा पार्टी के थे। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है 1 नवंबर 1967 से लेकर, और जो 22 मई 1968 तक। फिर उसके बाद बंसीलाल बनते हैं 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर बनारसी दास गुप्ता 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके बाद दोबारा से जहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो पहले जो 1967 में लगता है, दूसरी बार फिर ये 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक लगता है। फिर जो उसके बाद चौधरी जो देवीलाल है ये मुख्यमंत्री बनते हैं 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक, जनता पार्टी के थे। फिर भजन लाल बनते हैं 29 जून 1979 से लेकर 22 जनवरी 1980 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इसके बाद फिर भजन लाल आ जाते हैं 22 जनवरी 1980 से 5 जुलाई 1985 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इसके बाद चौधरी देवीलाल है 17 जुलाई 1978 से 2 दिसंबर 1989 तक, जनता दल से। फिर हम प्रकाश चौटाला 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक, जनता दल से। फिर बनारसी दास गुप्ता 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक, ये भी जनता दल के थे। ओम प्रकाश चौटाला 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990, जनता दल के थे ये भी। फिर उसके बाद 14वें नंबर के आ जाते हैं हुकम सिंह 17 जुलाई 1990 से 21 मार्च 1991 तक, जनता दल के थे ये भी। ओम प्रकाश चौटाला जाते हैं 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक समाजवादी जनता पार्टी से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक लगता है।
इसके बाद फिर भजन लाल आ जाते हैं 23 जुलाई 1991 से 6 मई 1996 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर बंसी लाल आ जाते हैं 11 मई 1966 से 23 जुलाई 1999 तक हरियाणा विकास पार्टी से। उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला बनते हैं 24 जुलाई 1999 से 4 मार्च 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल से। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं 5 मार्च 2005 से 29 अक्टूबर 2014 इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर खट्टर बनते हैं 26 अक्टूबर 2014 से, और अब तो जो है यहाँ पर ये जो नायब सिंह सैनी जो है ये बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मुख्यमंत्रियों का क्रम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मुख्यमंत्री नहीं थे, जो चौधरी छोटूराम जो है ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद या फतेहाबाद को? तो अब्दुल्लापुर जो है इसके नाम से जाना जाता था, किसको? यमुनानगर को। बहादुरगढ़ को सराफाबाद, पलवल को अपलवा, नौरंगाबाद को प्रकृतनाग, जगाधरी को युगंधर, पेहवा को पृथुदक और बुढ़िया को शुभ शंकु, इन नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट है, राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनाया था, जो मुगल शासक के दीवान थे अकबर, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब के। तो किन के थे? तो ये माने गए हैं शाहजहां के। 17वीं शताब्दी जो इसमें बनवाया था ये मुगल शासक शाहजहां ने। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा में जो चिश्ती जो सिलसिला ये स्थापित किया था, शरफुद्दीन, बुआ अली शाह, बाबा फरीद या मोहम्मद बख्तियार काकी ने? तो चिश्ती सिलसिला ये स्थापित किया था और ये करने वाले थे बाबा फरीद, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध था, इसके बाद किसको ब्रिटिश भारत का नया प्रांत घोषित किया गया था? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या किसी को भी नहीं? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित किया गया था, और जो ऑप्शन बी में है तो कौन सा था? ये पंजाब था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2004 में, 2 में, 2003 में या फिर 2005 में? तो ये जो राज्य पादप जो बोर्ड है, औषधि बोर्ड, इसकी स्थापना और कब हुई थी? ये 2002 जो है 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब चंडीगढ़ को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था, दिल्ली, लाहौर, शिमला या लुधियाना? तो पंजाब चंडीगढ़ को किसको प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था? तो ये था लाहौर की, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा में पीढ़ी जो है इसका संबंध बताना है, टोकरी बनाना है, बांस हस्तकौशल है, सरकंडा या पादपीठ हस्तकौशल है? पीढ़ी क्या है? और पीढ़ी जो इसको माना गया है पादपीठ हस्तकौशल, मतलब बैठने का एक मूड़ा क्या देते हैं जिसको, तो पीढ़ी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की, जिसकी अवस्थिति हरियाणा जिले का भाग थी, पंचकुला, लुधियाना, पटियाला या अम्बाला का? तो 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की थी, और जिसकी अवस्थिति हरियाणा किस जिले का भाग थी? और भाग की बात करें तो ये थी अम्बाला की, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया था? पंडित नेकीराम समिति, चांद समिति, सरदार हुकुम सिंह समिति या श्यामलाल समिति? तो हरियाणा राज्य जो है किन की संस्तुति जो है इस पर बना था? तो ये थी सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की अनुशंसा पर। और ये जो हुकम सिंह समिति जो है इसका गठन हुआ था 23 सितंबर में, 23 सितंबर और 1965 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले का ही प्राचीन शहर है? सिरसा, करनाल, कैथल या फिर कुरुक्षेत्र का? तो ये जो कुरुक्षेत्र जो है यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा, क्योंकि इसको पहले स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था, जिसे यहाँ पर थानेश्वर कह देते हैं। यहाँ के राजा हुए हैं हर्षवर्धन, और इनके दरबार कवि हुए हैं महर्षि बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने इनके जीवन के ऊपर हर्षशिल्प काव्य लिखा था। और सोनीपत से ताम्रपत्र जो मिले थे, तो उससे
या थानेसर के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इनके समय में चीन यात्री जो था ये हिनसांग, ये इनकी भारतीय यात्रा पर आते हैं और सीयू की इनकी पुस्तक है जिसमें ये हरियाणा के बारे में बताते हैं, मतलब वर्णन करते हैं यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष यादव सबसे कम आयु की महिला है। तो एक राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाली या पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाली। तो ये जो संतोष यादव जो है, इनका संबंध आपने बताना है। तो इनका संबंध है ऑप्शन बी से। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है संतोष यादव जोनियास। कहाँ की है ये? रेवाड़ी की है। तो रेवाड़ी से है ये पर्वतारोही। और 10 मई 1992 में, 10 मई 1992 में और फिर मई 1993 में 2 बार सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई इन्होंने की थी। और 2000 में इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार, फिर 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी इनको मिला था। तो 1994 में 2000 में इनको पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। गुड़गांव, जींद, फतेहाबाद या फिर रेवाड़ी में। तो कौन सा है? ये वाला, अर्थात जो फतेहाबाद है। तो कितने हैं यहाँ पर? 0.73%। तो सबसे कम वन ये फतेहाबाद में है। और हरियाणा का जो पलवल जिला है, इसमें 13.5 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर सबसे कम वन है। सबसे ज़्यादा जो है पंचकुले में है। और अतिसघन वन सबसे ज़्यादा जमनगर में है, यमुनानगर में। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में है। सबसे कम जींद में है। हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को और 1989 में। 7 दिसंबर 1989 को वन विभाग की स्थापना हुई थी। और पहले IFS जो महिला अधिकारी थी, इनका नाम था अमरिंदर कौर। इसके बाद है, बाबू मूलचंद जैन किस नाम से लोकप्रिय हुए हैं? हरियाणा के गांधी के नाम से, पहले मुख्यमंत्री, हरियाणा के बाघ, सुभाष चंद्र बोस के नाम से। तो बाबू मूलचंद जैन किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? और इनको कहा जाता है हरियाणा का गांधी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इनका जो जन्म है ये 20 अगस्त को हुआ था, 20 अगस्त को। और 1915 में, 20 अगस्त 1915 को सिकंदरापुर माजरा सोनीपत में हुआ था। और हरियाणा के गांधी के नाम से जान जाते हैं। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जिनकी 12 तारीख को हुई थी, 12 सितंबर में, 12 सितंबर में और 1997 में। और हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही ये थी चांदबाई। चांदबाई जाए पहली महिला जेल सत्याग्रही थी और सिरसा से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि के समान दिया गया है। मतलब सांग परंपरा के लिए जान जाते हैं और ये सूर्य कवि का इन्हें सम्मान भी मिला हुआ था, सूर्य कवि के नाम से भी जान जाते हैं। तो कौन है? अब जो ये ऑप्शन ए में दिए गए हैं, 2 दादा लक्ष्मीचंद। और दादा लक्ष्मीचंद जो है, ये फिल्म की बात करें तो ये 2022 में रिलीज हुई थी, 8 तारीख में, 8 नवंबर में, 8 नवंबर 2022 में। और यशपाल शर्मा जो उनके द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई है? उच्छा माजरा में, गुड़गांव में, गन्नौर या फिर घरोंडा में। तो भारत इजरायली बागवानी परियोजना और कहाँ पर हुई है? घरोंडा में। तो जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। और घरोंडा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है करनाल के अंतर्गत। एक एग्जाम में ये भी पहले HSC के द्वारा पूछा गया था ये, तो करनाल के अंतर्गत आता है। और बागवानी जो परियोजना है घरोंडा में 2009 में की गई थी। कब? 2009। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे पुरानी जो नहर है इनमें कौन सी है? पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नहर, भिवानी या गुड़गांव नहर। तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है?
सबसे पुरानी नहर जो है इसका नाम है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, जिसे 1335 ईस्वी में जो फिरोज शाह तुगलक इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? करनाल, पानीपत, अंबाला या भिवानी? आम के बाग, अंबाला, आम तो इन्हीं का संबंध है अंबाला से, अंबाला। और इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जाना जाता है इसे, और मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये अंबालिका जो थी महाभारत में, इनके नाम से भी इनका नाम जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए थे? भिवानी, मिताथल, सुंग या सोनीपत से? तो समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए थे? तो ये थे मिताथल, भिवानी से। खुदाई हुई थी इसकी वर्ष 1968 में। और हड़प्पा नगरों के समान ये जो नगर थे दो भागों में बटे हुए थे। इस नगर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक जो रेल संचार हुआ था वो 1857 में, 67 में, 73 में, 1896 में। तो दिल्ली से रेवाड़ी तक जो रेल चली थी तो कब चली थी? 1873 में। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 14 फरवरी, 14 फरवरी 1873 में पहली बार मीटर गेज रेलगाड़ी राजपुताना मालवा रेलवे ने चलाई थी, और दिल्ली से रेवाड़ी के बीच ये चली थी 84 किलोमीटर तक, 84 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क लगे हुए हैं? 19 में, 18 में, 21 में या फिर 20 में? तो सोलर पार्क जो है ये 18 में लगे हुए हैं, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो 20 जिले हैं और 18 सोलर पार्क हैं। तो हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? तो ये 20 कर लेते हैं यहाँ पर, 20 जिलों में और 18 सोलर पार्क हैं। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर, तो 20 हो जाएगा इसका, 20 जिलों में 18 सोलर पार्क हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है? जलबेहरा, मसानी, हथनीकुंड या नौराना? तो कौन सा बैराज है यमुना नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा है? ये हथनीकुंड बैराज है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। और ये जो यमुनानगर जिला जो इसमें यमुना नदी पर एक ये बांध बनाया गया है, और इसे जहाँ सिंचाई के लिए अक्टूबर 1996 और जून 1999 के काल में निर्मित किया गया था, और फिर इसे सन 1873 में ताजेवाला बैराज पर अवसादन हो जाने पर बनाया गया, जो नदी मार्ग में इससे लगभग 3 किलोमीटर आगे आता है। हथनीकुंड बैराज के द्वारा पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर के लिए जल विभाजित किया जाता है, और इसमें 2002 में जो पानी जो है जल ये छोड़ा गया था। और यहाँ पर भी आप इसमें जा देख सकते हैं, हथनीकुंड बैराज जो है भारत के हरियाणा राज्य के जो यमुनानगर जिले है इसमें यमुना नदी पर स्थित है। कंक्रीट बैराज मतलब बांध है, और सिंचाई के लिए अक्टूबर 1996 और जून 1999 के काल में निर्मित किया गया था, और इसे फिर 1873 में निर्मित बैराज ताजेवाला बैराज पर अवसादन हो जाने पर बनाया गया, जो कि नदी मार्ग में इससे लगभग 3 किलोमीटर आगे आता है। हथनीकुंड बैराज द्वारा पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों के लिए जल विभाजित किया जाता है, और बैराज के पीछे बन जाने वाले जलाशय में लगभग 31 जल पक्षी जातियों को आश्रय देने वाली एक आदर भूमि भी बनाई गई है। तो ये वाला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हथनीकुंड बैराज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता जारी करने के बाद हरियाणा भारत का द्वितीय राज्य बना है। आंध्र प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, कर्नाटक के, राजस्थान के।
तो किसके बाद में? और ये है राजस्थान के, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो राजस्थान के बाद जो है हरियाणा सरकार ने भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी कर दिया है। और अनुसूचित जाति जन के लिए 8वीं पास होना और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 5वीं पास होना जरूरी कर दिया है। तो ये राजस्थान के बाद है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो लोर नृत्य है, इसके बारे में कौन सा सही है? यह नृत्य जुलूस के साथ होता है, यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है, नृत्य पुरुष के द्वारा चांदनी रात में बाहर किया जाता है, बांगन का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो लोर नृत्य, इसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। और लोर नृत्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है डी वाला इसमें हो जाएगा। तो बांगर का जो एक प्रसिद्ध नृत्य इसे माना गया है, बांगर क्षेत्र में होता है ये और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और रबी की जो फसल पकने का संदेश इससे दिया जाता है। और लोर जो है, लोर का मतलब लड़की से लिया गया है, तो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यह नृत्य हरियाणा में लड़कों के जन्म के छठे दिन किया जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? छठी, चौपैया, सांग या गंगोरी। तो नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है और छठी कह देते हैं इसको, तो खिचड़ी बनाई जाती है इसमें। तो लड़के के जन्म के छठे दिन जाए छठी नृत्य किया जाता है। और गणगौर नृत्य ये मार्च अप्रैल में होता है। और ये जो गणगौर नृत्य है इसमें जो है देवी गौरी की पूजा की जाती है और 16 दिन तक पूजा चलती है ये। और ये छठी है। अगर छठी की बात हो यहाँ पर तो गोगा नवमी के दिन किया जाता है। तो बस इतना आप याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है छठे दिन करते हैं इसको, खिचड़ी बनाई जाती है। इसके बाद हरियाणा का यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है, गोपाल मोचन का, सूरजकुंड, मसानी का, किसी का भी नहीं। तो ये जो मेला है चेचक माता के सम्मान में लगता है और ये मसानी है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में तीज का त्यौहार कौन सी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है? तीज का त्यौहार चैत में, श्रावण में, वैशाख में या भाद्रपद में? तो ये होता है श्रावण में। तो श्रावण में जो है किया जाता है ये, और महिलाएं जो है इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन कृष्णावती, दोहन, यमुना या फिर मारकंडा में। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी हमारा, तो कौन सी है ये? यमुना यहाँ पर रहेगा। तो यमुनोत्री से पहले यमुना हिमखंडों में रहती है और यमुना हिम नदी है जो हिमखंडों के पिघलने से बनी है। और यमुनोत्री बद्रपूछ के भाग से हिमालय के लगभग 6330 मीटर ऊंचाई से निकलती है। और यमुना की धाराओं को वसुंधरा, सप्तधारा, सहस्त्रधारा, गुप्तधारा, गिरिजा इन नामों से भी जाना जाता है। और कुछ दूरी आने पर फिर ये जो गरुड़ गंगा, ऋषि गंगा, भैरव घाटी, खरसाली और हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है NDRI, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, करनाल में है और झज्जर लिख लेते हैं यहाँ पर, झज्जर या फिर जो हिसार है, हिसार। तो कहाँ पर है NDRI? और NDRI करनाल में है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, यह झील हरियाणा के थानेसर में है और किताबुल हिंद में इसका उल्लेख भी हुआ है। तो कौन सी झील की यहाँ पर बात इसमें हो रही है? ब्रह्म सरोवर की, सूरजकुंड की, सन्निहित या बड़खल झील की? तो ये थानेसर में है और किताबुल हिंद जो है इसमें भी इसके बारे में उल्लेख हुआ है। तो ये ब्रह्म सरोवर है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये अबुल फजल जैन की किताब थी ये किताबुल हिंद,
तो इसमें जो है इस झील को लघु महासागर की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद हमारे फिर यहाँ पर जो आपके इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर आई वुड हैव दी शर्ट रैदर दी शूज बट देन, ये THAN है, यहाँ पर E है या S, तो इसमें कौन सा सही रहेगा? मैं शर्ट की जगह जूते लेना पसंद करूँगा। आई वुड हैव दी शर्ट रैदर देन दी शूज, तो क्या हो जाएगा? देन का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि रैदर देन जो है इसका उपयोग प्राथमिकताओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? देन का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, स्केरली हैड ही लेफ्ट द कार केम टू पिक हर व्हेन लाइक देन या एंड, तो इसमें क्या आएगा? मुश्किल से ही वह निकला था कि कार उसे लेने आ गई, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर इसमें? अब यहाँ पर देखें तो वैन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि स्केरली जो यहाँ पर आया है ये वाला स्केरली, इसके बाद में हमेशा वैन का ही प्रयोग होता है, तो मुश्किल से निकला था कि कार उसे लेने आ गई, तो इतना आप याद रखिएगा, इसके बाद में हमेशा वैन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द कोच सेड डू 10 राउंड्स ऑफ द इंटायर फील्ड, तो कोच ने कहा कि पूरे मैदान के 10 चक्कर लगाओ, तो सही कौन सा वाला बनेगा इसका? अब इसमें अगर हम सही देखें तो कौन सा हो सकता है? ये वाला, द कोच ऑर्डर, क्योंकि कोच जो है उसने ऑर्डर दिया कि 10 चक्कर लगाओ। गलती अगर कोई करता है तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं उसे, क्योंकि अगर गलती की है तो 10 चक्कर तभी लगवाएगा अगर कोई गलती की होगी, तो वहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा। तो द कोच ऑर्डर द टीम टू डू 10 राउंड्स ऑफ द इंटायर फील्ड, क्योंकि ये ऑर्डर दिया गया, यहाँ पर आज्ञा दी गई है, तो कोच ने टीम को पूरे मैदान के 10 चक्कर लगाने का आदेश दिया, तो ऑर्डर वाला होगा यहाँ पर ही, क्योंकि ना तो कहा जाएगा ना रिक्वेस्ट की जाएगी, ये पूछना हो गया, तो ऑर्डर दिया जाएगा अगर कोई गलती करता है। द टीचर सेड रोहित आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो शिक्षक जो टीचर है उन्होंने कहा कि रोहित मैं तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ, तो जब हम इसे बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका? तो यही बन जाएगा, द टीचर टोल्ड, सैड को टोल्ड में बदल देंगे, द टीचर टोल्ड रोहित को हटाकर दैट का प्रयोग हो जाएगा, और सी वाज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, द टीचर सैड रोहित आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, तो जो अध्यापक है उन्होंने कहा, अध्यापिका है यहाँ पर, तो ये तो शिक्षक ने रोहित को बताया कि वह उसके प्रदर्शन से बहुत खुश थी, क्योंकि लेडी है, तो सी वाज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एथलेटिक्स क्विट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, एथलेटिक छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय है, तो क्या आएगा यहाँ पर? इज, आर, वर, या क्या आएगा? एथलेटिक्स दिए गए हैं। अब इसमें देखें तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? इज, यही आ जाएगा। जब एथलेटिक का उपयोग खेल के नाम के रूप में किया जाएगा तो वो एक वचन में रहेगा, तो इतना आप याद रखिएगा। लेकिन दूसरे तरीके से एक वचन बहुवचन हो सकता है, जो खेल को अगर इंगित करेगा, इशारा करेगा। तो एथलेटिक का उपयोग ये खेल के नाम के रूप में किया गया है, तो इसे एक वचन के रूप में रखा गया है, तो इस कारण से यहाँ पर इज जो है इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ, इसमें वर आएगा, इज आएगा, आर या फिर वाज, किसका प्रयोग होगा? सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ, पिछले महीने कंपनी के द्वारा कई नए उत्पाद पेश किए गए।
तो इसमें देखें तो क्या आ सकता है इसमें, तो यहाँ पर क्या है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स, तो क्या आ जाएगा, वर का प्रयोग यहाँ पर होगा, मतलब बहुवचन वाला। कहीं नहीं उत्पाद जाए बहुवचन के विषय में है, जो वाक्य में बहुवचन की क्रिया लेता है, और पिछले में नहीं, भूतकाल को दिखाता है, तो वर जाए यहाँ पर इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समानार्थक बताना है इसका, इक्विनिमिटी, इसका समानार्थक क्या है, और क्या कहते हैं इसको, समभाव कह देते हैं इसको, समभाव। तो इक्वल, लॉयल्टी, सेल्फ कंट्रोल, स्पेंडथ्रिफ्ट, तो कौन सा बनेगा इसका, अब ऑप्शन बी वाला ही बन जाएगा, सेल्फ कंट्रोल, मन की शांति, मन की शांत स्थिति, तो यही हो जाएगा इसका सेल्फ कंट्रोल, मतलब जो अपने पर कंट्रोल कर सकता है, संयम रख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फरियस, ये कह देते हैं स्वास्थ्यप्रद को, स्वास्थ्यप्रद, तो ये स्वास्थ्यप्रद जो है उसको कह देते हैं, और ये स्पाइसी हो गया, हार्मफुल हो गया, टेस्टी हो गया, हेल्थी हो गया, तो स्वास्थ्य के लिए तो हेल्थी सब जो है इसका प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि खाने के लिए टेस्टी, स्पाइसी इनका प्रयोग करते हैं, तो यही हो जाएगा इसमें हेल्थी, क्योंकि समानार्थक बताना था। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द स्पीच बोल्ड वर्ड शो, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, तो यहाँ पर क्या है, जैसे वाक्य होता है सरल सुख मिश्र वाक्य, तो वही बताना है। यहाँ पर ये कंजक्शन है, प्रेपोजिशन, एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या है, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, उसने खाना खाने के बाद मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, तो उसने खाना खाने के बाद मुझे बुलाया, तो यहाँ पर क्या है, ये आफ्टर जो आया है, आफ्टर बाद में, ये वाला जो है आफ्टर बाद में, तो ये जुड़ा हुआ है दो वाक्य इसमें, तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये कंजक्शन है यहाँ पर, क्योंकि दो वाक्य जुड़े हुए हैं आफ्टर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है बोथ द सिस्टर्स आर म्यूजिशियंस, तो ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब या वर्ब है, दोनों ही बहनें क्या है, संगीतकार हैं। अब किसका उदाहरण है ये, तो संगीतकार संज्ञा होगी, और संगीतकार सब संज्ञा कौन कर रहा है, तो संगीतकार यहाँ पर विशेषण होगा इसमें, तो क्या होगा, विशेषण होगा, तो किसका उदाहरण है यहाँ पर ये, तो एडजेक्टिव या प्रोनाउन कौन सा हो सकता है, बोथ द सिस्टर आर म्यूजिशियन, तो यहाँ पर जो है इसमें ये एडजेक्टिव भी बन सकता है इसमें, और अगर हम देखें तो प्रोनाउन भी आ सकता है, ये दोनों, तो प्रोनाउन भी आ सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, इफ इट द डांस प्रैक्टिकल विल बी कैंसल, विल रेन रेन, शुड या रेन्स, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, यदि बारिश होती तो नृत्य प्रस्तुति रद्द कर दी जाएगी, यदि बरसात होती तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर इसमें, तो डी वाला हो जाएगा, ये वाला, इफ इट रेन्स द डांस प्रैक्टिकल विल बी कैंसल। तो जब हम वर्तमान या भविष्य में संभावनाओं के बारे में बात करते हैं, तो सशर्त वाक्य की संरचना यदि प्लस में सरल वर्तमान, सरल भविष्य का उपयोग फिर उसमें होगा, तो इतना बस आप याद रखिएगा, इसमें रेंस जो है इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द मीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर हॉर्स नाउ, जो मीटिंग है 4 घंटे से चल रही है, द मीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर हॉर्स नाउ, मतलब 4 घंटे हो गए चलती ना, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, अब ये हावर्स है, 4 हावर्स 4 घंटे, अब 4 घंटे का मतलब क्या है, ये सिंस 4 वाला वाक्य हो जाएगा, तो इसमें क्या 4 का प्रयोग होगा,
तो 4 घंटे से चल रही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज ऑफ द बोल्ड वर्ड। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड। जैसे टैक्सी आई हम हवाई जहाज के लिए रवाना हो गए। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड। जैसे टैक्सी आई हम हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। तो इसमें ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब है, नाउन या नाउन दीज, मतलब ना कोई सा भी नहीं है, क्लॉज है, एडजेक्टिव वाला है, एडवर्ब है, क्या है। अब इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो एडवर्ब क्लॉज जो है यहाँ पर माना गया है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसमें क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है और बताता है कि क्रिया कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुई। जैसे कि टैक्सी आई तो ये, और उसके बाद फिर ये क्रिया हुई रवाना होने की, तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता है। इसके बाद आ जाता है व्हेन द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही ब्रोक इनटू ए स्प्रिंट। जब चोर ने पुलिस वाले को देखा तो वह तेजी से भागा। व्हेन द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही ब्रोक इनटू ए स्प्रिंट। तो यहाँ पर भी एक कौन सा वाक्य है, एडवर्ब क्लॉज वाला है। ये प्लेस के स्थान के बारे में बता रहा है, समय के रीजन है या कंपैरिजन है, तो किसके बारे में बता रहा है। व्हेन द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही ब्रोक इनटू ए स्प्रिंट। तो जब चोर ने पुलिस वाले को देखा तो तेजी से भागा। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय के बारे में जो यहाँ पर बता रहा है। तो जब एक मतलब कोई घटना जब घटित होती है तो आमतौर पर समय क्रिया विशेषण के द्वारा पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जब चोर ने पुलिस वाले को देखा, समय की क्रिया विशेषण उपवाक्य को दिखाता है। तो यहाँ पर भी ये वही है, सेम बात, क्रिया विशेषण वाला समय के बारे में बता रहा है यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन गो आउट। प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू गो आउट। तो जब आप बाहर जाएं तो कृपया अपना पीछे दरवाज़ा बंद कर दें। जब आप बाहर जाएं तो कृपया अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दें। तो ये ऑप्टिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव। तो कौन सा वाक्य है यहाँ पर, सेंटेंस है ये। तो इसमें कहा गया है कि जब आप बाहर जाएं तो अपने दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। तो मतलब क्या है, इसमें क्या किया गया है, इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पर ये माना गया है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। मतलब कमांड कह सकते हैं, आदेश, कमांड, अनुरोध किया गया है, या सलाह कह सकते हैं, किसी को कुछ कहने के लिए कहने का विचार देता है। तो कृपया शब्द अनुरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको कह देते हैं कृपया दरवाज़ा बंद कर दे, ऐसे कह देते हैं किसी से। अनुरोध भी कह सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। इसके बाद है ही इज वेरी सिक, ही हैज़ कम टू द ऑफिस स्टिल बट देयरफॉर ये एंड। तो क्या आएगा, वह बहुत बीमार है इसलिए वह कार्यालय आया है। ही इज वेरी सिक, ही हैज़ कम टू द ऑफिस। तो कौन सा आ सकता है, तो यही आ जाएगा इसमें, देयरफॉर या बट। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो है स्टील का भी प्रयोग हो सकता है, बट जो है बट का भी प्रयोग इसमें चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है बट ये विरोधाभासी जो विचार है उनको जोड़ता है। तो बीमारी और दफ्तर आने का विरोध भी है इसमें, तो ये भी बन सकता है इसका। इसके बाद है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। मैं किसी मामूली शहर का नागरिक नहीं हूँ। तो ये क्या होगा इसका मतलब, तो यहाँ पर सिंकोड मतलब ये उपमा है, या ट्रांसफर्ड इफिथेट है मतलब ये स्थानांतरित विशेषण है, ये लिटोट्स है, या मेटाफर रूपक अलंकार है। तो आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी।
मैं किसी मामूली शहर का नागरिक नहीं हूँ। तो ये जो है लिटोटस यहाँ पर माना गया है, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है एन एम्बेसडर इज एन हॉनेस्ट मैन हु लाइज अबॉर्ड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो एक राजदूत एक ईमानदार आदमी है जो अपने देश की भलाई के लिए देश में झूठ बोलता है। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाई अबॉर्ड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। पन है, क्लाइमैक्स है, एपिग्राम है या इफनिज्म है? तो क्या है ये? तो कौन सा है यहाँ पर इसका? तो ये वाला हो जाएगा, श्लेष पूर्ण श्लेष अलंकार का उदाहरण है, जिसमें एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। तो ये झूठ बोलना शब्द का दो अर्थ है, एक शाब्दिक और दूसरा लाक्षणिक। तो ये श्लेष अलंकार है। इसके बाद आइडेंटिफाई द फ्लोइंग सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपने यहाँ पर बताना है, इसमें अनलॉकिंग द डोर शी लेट हरसेल्फ इन। तो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, या कोई सा भी नहीं है। तो किसका उदाहरण है यहाँ पर? ये दरवाजा खोलकर वह अंदर चली गई। अनलॉकिंग द डोर शी लेट हरसेल्फ इन, दरवाजा खोलकर वह अंदर चली गई। तो कौन सा वाक्य का उदाहरण है? और ये रहेगा संयुक्त वाक्य का, अनलॉकिंग द डोर शी लेट हरसेल्फ इन। सॉरी, ये सरल वाक्य जो है, सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई जोड़ा नहीं है, संयुक्त नहीं है। तो सरल वाक्य है, दरवाजा खोलकर वह अंदर चली गई, तो सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाता है although he is extremely talented he is stage से। हालांकि वह बहुत प्रतिभाशाली है और वह थोड़ा शर्मीला भी है। तो कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड, सिंपल, या कोई सा भी नहीं। कौन सा है वाक्य यहाँ पर ये? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला माना गया है, although he is extremely talented he is stage से। हालांकि वह बहुत प्रतिभाशाली है, वह थोड़ा शर्मीला भी है। तो मिश्रित वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर माना गया है, क्योंकि एक मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें एक आश्रित उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं इसमें। तो इसको यहाँ पर माना गया है इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान ये किस देश का है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका का। और यहाँ पर हमारा शीर्षक रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो किसका है? ये भारत का है। इसके बाद आ जाता है भारतीय जो संविधान है ये कैसा है? कठोर है, लचीला है, न तो कठोर है नहीं लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान जो वो कैसा है? और भारतीय जो संविधान है इसको अंशतः कठोर और अंशतः लचीला माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या कोई भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी को माना गया है, मतलब नम्य और अनम्य दोनों ही माने गए हैं। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्धसंघ, राज्यों को एक यूनियन, स्वतंत्र राज्यों को एक संघ या कोई भी नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? और ये माना गया है राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन बी से कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, कुलीन तंत्र है, नाम मात्र का राजतंत्र है या संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो सही कौन से वाला है यहाँ पर? सही जो ऑप्शन डी वाला रहेगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसके बाद है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा सही है? मौलिक संविधान है, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है,
या उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा सही है? सही कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा एक सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या उपरोक्त सभी। तो कौन से वाला सही है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो इन सभी को ही सही यहाँ पर माना गया है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से एक सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो एक सही नहीं है। अब कौन से वाला सही नहीं है? ये वाला, कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसको अगर अन्य को अगर हम देखें, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वैश्विक मत अधिकार की व्यवस्था करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें कौन से वाला सही है? अब सही की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और वैश्विक मत अधिकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का संविधान अत्यंत लचीला है, कठोर है, कम कठोर, कम लचीला है, कठोर, अधिक लचीला, कम है। तो कौन सा है? कठोर, कम, लचीला, अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान किसका स्वरूप है? और इसमें है ऑप्शन सी हमारा। तो संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवा के कारण या इन सभी के कारण। तो इसमें अगर हम देखें तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक होने का कारण इन सभी को ही माना गया है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो ये सभी इसमें सही आंसर हमारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा सही है? सही की बात करें तो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा कि ये वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का। तो सबसे अधिक जो प्रभाव है इनमें से किसका माना गया है? और सबसे अधिक जो प्रभाव है इनमें यह भारत सरकार अधिनियम जो 1935 वाला है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वस्तु को गर्म करने पर उसके जो अणु हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनकी जो चाल है ये बढ़ जाएगी, भार बढ़ जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर जो उनका जो भार है वो घट जाएगा। तो वस्तु को गर्म करने पर क्या जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी? और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, किस वस्तु का ताप किसका सूचक माना गया है? उसके अणु की कुल ऊर्जा का, उसके अणु की औसत ऊर्जा का, उसके अणु के कुल वेग का, या उसके अणु की औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक माना गया है? और ये होता है उसके अणु की औसत गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु पर उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी।
तो वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा कैसी होगी, जो ऑप्शन बी में दी गई है। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा या उसमें ऊर्जा। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है कि उसमें जो ऊर्जा है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की ऊर्जा बढ़ जाएगी, चाल घट जाएगी, भार बढ़ जाएगा या द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी चाल जो है वो भी घट जाती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था कि ऊष्मा जो है हीट एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसे कार्य में बदला जा सकता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले थे डीवी, सेल्सियस, रमफोर्ड या फ़ारेनहाइट। तो कौन थे? रमफोर्ड, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? रमफोर्ड ने, जूल, डेवी या सेल्सियस ने? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? और ये करने वाले थे डेवी। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर जो है डेवी, इसको माना गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, किस जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मानक होता है। तो इसका मान कितना है? तो ये सभी माने गए हैं यहाँ पर। 41 जूल किलो कैलोरी, 4.16 जूल कैलोरी, 4.16 गुणा 10⁷ अर्ग कैलोरी। इसके बाद इनमें से कौन सा एक सही है? अब सही है यहाँ पर कौन से वाला? ऑप्शन ए वाला, W/Q = G। नेक्स्ट है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में उसमें ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होगा, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होगा या उसमें ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होगा। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, अगर पानी को घुमाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो उसमें ऊर्जा में होगा। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? जल में विलीन पदार्थ से, बॉयलर के अंदर उच्च दाब से, अग्नि अत्यधिक उच्च ताप पर होने पर या बॉयलर के अंदर निम्न दाब पर। तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? और ये माना गया है ऑप्शन सी वाला, बॉयलर जो होता है उसके अंदर उच्च दाब के होने पर। नेक्स्ट है, शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी गर्म होता है, जब देखा भी होगा आपने, जब नल का चलाते हैं तो सर्दी में क्या वो गर्म लगता है, गर्मी में ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है और जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और प्रवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो जब नलका चलाते हैं उसमें सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी निकलता है। तो किस कारण से होता है? तो यह लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी से कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होने के कारण। नेक्स्ट है, एसआई सिस्टम में तापमान की जो इकाई है ये केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होती है? एसआई। तो एसआई जो यहाँ पर माना गया है केल्विन को, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? अब ऊष्मा का एक मात्रक नहीं है, कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी या डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है कौन सा? ये वाला, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एसआई मात्रक है ताप का, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो ताप का एसआई मात्रक कौन सा है? एसआई मात्रक जो है यहाँ पर ऑप्शन ए को लिया गया है, मतलब केल्विन को। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा? तो 1 किलो कैलोरी का जो मान है 10.2 मतलब 4.2 गुणा 10⁻³ जूल। नेक्स्ट है, जल प्रपात के अधः स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण। तो जल प्रपात के अधः स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण, अधः स्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होगी। अधः स्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उसमें बदल जाती है, गिरता हुआ जल प्रवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है।
तो कौन सा यहाँ पर इसका कारण है? तो जलप्रपात के अधः स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण। तो इसका अधिक कारण है ऑप्शन सी में, कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर जो आपके रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित जो युग्म है वो आपने बताना है। तो जैसे जे के है, ऐसे पी क्यू का संबंध यहाँ पर आपने बताना है, ये किस प्रकार से बने हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे ये है जे के और पी क्यू, तो यहाँ पर क्या है, इसमें इनका विपरीत क्रम जो है वो चलाया हुआ है ये वाला। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका, ये वाला एस जी टी और एच। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला में लुप्त अंक बताइए। मतलब यहाँ पर कौन सा आ सकता है, 31 है, 63 है, 124, 251। तो इसमें अगर हम देखें तो 63 कैसे आया है, तो ऐसे आया 31 दूनी 62 और 1 जोड़कर 63। इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं 63 दूनी और इसमें से 2 कम करके, तो 2 तिया 6, 2 छिके 12, 126 में से 2 कम कर लेंगे 124। अब फिर नेक्स्ट में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 124 है, 124 दूनी 248, 124 दूनी 248 और 248 और 3, 248 और 3 मतलब हो जाएंगे ये 251 ऐसे है। इसी प्रकार से फिर 251 जो इसको भी कर लेते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, तो मतलब 502 आ जाएगा इसका, 502 और फिर इसमें से 4 कम कर लेंगे, तो 502 में से 4 कम करेंगे तो 498 जाएगा। तो कुछ ऐसा सीरीज यहाँ पर चलाया हुआ है, एक प्लस का, एक माइनस का, प्लस माइनस और साथ में 1 2 3 4, तो कुछ ऐसी सीरीज यहाँ पर चलाई गई है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द बताइए। ट्रक है, कार है, साइकिल है, हैंडल है, तो अलग कौन सा है इसमें? अब यहाँ पर जो इसमें हैंडल जो दिया गया है ये अलग है, क्योंकि अन्य सारे परिवहन का हिस्सा है और हैंडल ये पकड़ने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वैसा ही विकल्प बताइए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी के ओ एस और जे, तो कौन सा क्रम यहाँ पर पूरा करेगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें तो जैसे जी है, जी से के, जी एच आई जे के ऐसे आ जाएगा, और ऐसे हम के से ओ तक देखें 4, इसमें भी 4 ही आ जाएंगे, ऐसे ओ से यहाँ पर भी 4 और ऐसे फिर एस से आगे देखना हो गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू। अब दो इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 25 35 19 29, तो यहाँ पर फिर इसमें 25 है, तो इसमें जो है ये 5 और 2 7। अब इनमें अगर हम देखें तो जी जो अल्फ़ाबेट में 7वें नंबर पर आता है और आर जो है 18वें नंबर पर आता है, तो 18 और 7 का जोड़ है ये 25। ऐसे ही यहाँ पर इसमें देख लेते हैं ये 11वें नंबर पर होता है और एक्स जो 24वें नंबर पर होता है, तो इन दोनों का जोड़ है 35। ऐसे ही यहाँ पर ओ है, ये 15वें नंबर पर है और 19 ये डी जा चौथे नंबर पर है, 15 4 19। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं इसमें एस जो है ये 19वें नंबर पर होता है
और जो जे है वो 10वें नंबर पर होता है। तो 19 10 29। अब नेक्स्ट में भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था, ये डब्ल्यू 23वें नंबर पर आ जाएगा हमारा, और आर से एक्स 6 का अंतर है इसमें। यहाँ पर भी 6 का अंतर चलेगा। फिर यहाँ से भी हमने 6 देखने होंगे, तो 6 जो छठा जो नंबर है यहाँ पर, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी आएगा। और पी जो है, पी आता है 16 नंबर पर। तो इसमें देख सकते हैं 6 3 9 2 1 3। तो ये वाला फिर इसका बनना चाहिए ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर कितने बैट स्टिक हैं। तो यहाँ पर ये सर्कल जो है बैट दिखा रहा है, और वर्ग जो है स्टिक को, और जो त्रिभुज है वो लाल है। तो कितने बैट स्टिक है, ये बैट और स्टिक, कितने बैट स्टिक है, तो वही बताना है। अब इसमें अगर हम देखें तो कितने बैट और स्टिक है, तो लाल जैसमें होने नहीं चाहिए। अब कितने हो सकते हैं, तो यही हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर जो है इसमें 6 भी है और 4 भी है, तो 6 4 10 जो है ये हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कितने बैट स्टिक हैं। अब इसमें ये नहीं पूछा गया था कि वो लाल नहीं होने चाहिए, तो 6 और 4 जो ये 10 जो है यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 5 लड़के हैं, B1 2 3 4 5। विभिन्न रंगों के लाल पीला हरा नारंगी गुलाबी में से एक रंग पसंद करते हैं। प्रत्येक के पाँच या पाँच विभिन्न बाइकें LMNP तथा T में से कोई एक बाइक है। उनमें से किसी को भी समान रंग पसंद नहीं, और उनमें से किसी के पास समान बाइक नहीं है। वह लड़का जिसे नारंगी पसंद है उसके पास P बाइक है। B2 के पास M बाइक है तथा उसको हरा रंग पसंद है। B1 को लाल या पीला रंग पसंद है, उसके पास L बाइक है। B4 को लाल या पीला रंग पसंद है, B5 के पास N या T बाइक है। तो निम्नलिखित में से बाइक रंग लड़के का कौन सा संयोजन सही है। तो सही जो कलर है वो यहाँ पर आपने इनका बताना है कि सही कलर कौन से वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ये बॉयज हैं, और साथ में जो इनका जो कलर है, और जो बाइक है, बाइक वो अगर हम देखें तो जैसे B1 है, B1 को के पास कौन सी है, L बाइक है। और इसको कलर अगर हम देखें तो रेड भी कलर इसको पसंद है, और जो येलो है वो भी है। और B2 को अगर हम देखें तो B2 को जो है ग्रीन कलर पसंद है, और M बाइक है इसके पास। और इसी प्रकार से B3 अगर हम देखें तो इसको जो नारंगी जो है ये वाला रंग पसंद है, नारंगी, और P बाइक होगी इसके पास। और इसी प्रकार से यहाँ पर B4 अगर हम देखें, B4 तो इसको भी लाल और पीला, रेड और येलो ये कलर पसंद है, और उसके पास N और T वाली बाइक होंगी। और B5 को अगर हम देखें, B5 तो इसके पास जो है गुलाबी, पिंक मतलब जो है होगी, और इसके पास N या फिर T बाइक है। तो इस ऐसे बनेगा ये। तो यहाँ पर जो इसमें T पीला B4 बाइक सही है, तो T जो है ये वाला, तो यही वाला सही है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है TL से 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, RL से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, SL से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। यदि VS से 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर है तो VR किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दिशाएं जो है यहाँ पर बतानी है इनका। तो दिशाओं के लिए आपको उत्तर, दक्षिण, और ये पूर्व, और साथ में पश्चिम। तो दिशाएं देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसमें RL से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अगर यहाँ पर देखें तो जैसे ये है, तो R जो है वो L से 6 किलोमीटर, R अगर हम यहाँ पर ले R किससे, L से
6 किलोमीटर पूर्व की ओर। पूर्व की साइड तो यही बनेगी, अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये है पूर्व, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर है। एस एल से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो उत्तर की साइड ये है, तो यहाँ पर लगाए तो एस यहाँ पर हो जाएगा। एस जो है एल से, ये एल हो गया यहाँ पर 10 किलोमीटर है उत्तर की साइड में। यदि वी एस से 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, तो 18 किलोमीटर कौन, वी जो है एस से 18 किलोमीटर, 10 तो ये हो गए और 8 और जोड़ लेंगे इसमें ऐसे, तो ये दक्षिण तो यही है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये वी कितनी हो जाएगी, 10 तो यही थी, 8 और तो 18 हो जाएगी। 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, तो वी आर से किस दिशा में है, ये जो वी है ये वाली दिशा, यही बतानी है। ऐसी तो होती है दिशाएं, ये वाली, तो यही बतानी है। अब ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है, तो कौन सी दिशा होगी यहाँ पर, तो यही होगी दक्षिण पश्चिम की। और किलोमीटर कितना बनेगा यहाँ पर, ये अब ये कितनी थी, 6 थी, और ये कितनी थी यहाँ से 8, तो कितनी होगी 88 64 और 6 6 36 और 36 हो जाएगा 100, 100 का वर्ग 10, तो 10 तो ये हो जाएगी। और फिर 10 कौन से में है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है। अब ये वाली जो साइड है ये थी पश्चिम की। अब यहाँ पर जो ये बनेगी इसमें कौन सी साइड बनेगी, तो यहाँ पर जो है इसमें एक ये भी था, टी भी तो रह गया था, ये टी था, इसे टी एल से 19 किलोमीटर था, ये एल है, यहाँ पर तो 19 है, तो इनकी तो बात पूछी नहीं गई है, पूछी तो यहाँ पर गई है। तो ये जो पश्चिम की साइड बनेगी यहाँ पर, तो 10 दक्षिण पश्चिम बनेगा ये, आर वी से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में होगा ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी वाली आएगी, मतलब यहाँ पर जो है इसमें बताना है कौन सा क्रम इनका चला हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टार है, और ये त्रिभुज थी ब्लैक वाली, और एक लाइन थी, और ये सर्कल था। नेक्स्ट आकृति में जो त्रिभुज है वो पलट गई है, और ये जो आपस में आमने सामने थी जिनका मुंह, उनका जो अब विपरीत हो गया है, साथ में 2 रेखाएं आ गई हैं, 2 ही सर्कल हो गए हैं। नेक्स्ट आकृति में अगर हम देखें तो इसमें पहले वाला जो सर्कल है, ये मतलब त्रिभुज है, ये आगे इसका फ्रंट में हो गया मुंह, और 3 जो है यहाँ पर लाइनें आ गई हैं, और 3 ही सर्कल। तो इसी प्रकार से जब एक थी यहाँ फिर 2 ही, फिर यहाँ पर 3, फिर आगे 4 होनी चाहिए, तो फिर कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका, और साथ में सर्कल भी है, इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 3 है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन से वाला बन सकता है इसका, तो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर 4 फिर 5, ये क्रम बनेगा इसका। तो इनमें देखें तो यहाँ पर, और ये तो निचरा यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक है, तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप, इसका मुंह पहले सामने था, फिर बैक हो गया, सामने आ गया, तो फिर बैक होना चाहिए ये वाला, तो यही बनेगा इसका। नेक्स्ट है, 5 छात्र हैं, ए के एल एम तथा टी की ऊंचाई की तुलना में ऊंचाई की तुलना की गई है। के की ऊंचाई केवल 2 छात्रों से अधिक है, एम की ऊंचाई टी से अधिक है, टी की ऊंचाई के से अधिक है, तो कितने छात्र टी से छोटे हैं, तो टी से छोटे पाने हैं, और इनका क्रम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एम उसके बाद टी के ए और एल एक समान हो गए,
और यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, ये और एल ये भी समान ही है। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा इसमें, ये वाला, मतलब 3। तो टी से छोटे छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। क्योंकि के की ऊंचाई केवल 2 छात्रों से अधिक है। एम की ऊंचाई टी से अधिक है, एम की ऊंचाई टी से अधिक है, टी की ऊंचाई के से अधिक है। तो कितने छात्र टी से छोटे हैं, टी से या छोटे हैं, 3 हो जाएंगे, 2 तो एक जैसे ही हैं, एक ही। नेक्स्ट है 6 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जुड़ने के एक ही क्रम में हो। बी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जी के तुरंत बाईं ओर है और ए किसी एक छोर पर है। बी सी के दाईं ओर नहीं है। तो कौन सा युग्म जी के निकटतम पड़ोसी को दिखाता है। मतलब जैसे ये थे, यहाँ पर ये बैठे हुए थे, उस साइड में इनका मुंह है और कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बैठे हुए हैं। अब इनका जो क्रम जो बनेगा, कैसे बनेगा इनका क्रम, तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं यहाँ पर ए बी सी जी ई एफ, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखें तो बी किसी भी छोर पर नहीं है। जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी जो है, तो जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया, यहाँ पर तीसरा स्थान है। और सी जी के तुरंत बाईं ओर है। सी जी के तुरंत बाईं ओर है क्योंकि ये बायां और ये दायां। ए किसी एक छोर पर है। बी सी के दाईं ओर नहीं है। बी सी के दाईं ओर नहीं है। तो जी के निकटतम पड़ोसी, अब ये जी है, इसके निकटतम ई भी है, सी भी है, तो ये इसी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्प में से सही विकल्प बताइए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो मतलब यहाँ पर कौन सा आ सकता है इसमें, तो क्रम को देखें तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें STUV WXYZ, तो ऐसी ही है, फिर A B आना चाहिए। और ऐसे यहाँ पर देखें RSTUVWXYZABCD, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, रजत आरंभ में उत्तर की ओर देख रहा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 328 डिग्री घूमता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 432 डिग्री घूमता है, वह फिर किस दिशा की ओर देख रहा है। तो कौन सी दिशा में अब यहाँ पर घूम रहा है, मतलब जैसे ये थी दिशा यहाँ पर इस प्रकार से। अब रजत का आरंभ में उत्तर की ओर देख रहा था, यह है हमारी उत्तर, इस साइड में देख रहा था यहाँ पर। तो वह दक्षिणावर्त दिशा में 328 डिग्री घूमता है। अब दक्षिणावर्त दिशा में 328 डिग्री जब घूमेगा, मतलब जैसे ये है, दक्षिणावर्त घूम जाएगा 328 डिग्री, 328 डिग्री घूम जाएगा। और फिर वामावर्त घूम जाएगा, कितना, 432, वामावर्त घूम जाएगा ऐसे 432। वह फिर किस दिशा की ओर देख रहा है, तो कौन सी दिशा होगी उसकी, तो उसकी होगी दक्षिण पश्चिम दिशा, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।